यूनिट नंबर 1 का रिवीजन चल रहा था और इसमें सोलर तक का चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सोलर पावर के बारे में, सोलर पैनल्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आ सकता है वो है कि व्हाट इज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द सोलर एनर्जी। मतलब कि सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के आपके विभिन्न उपाय या विभिन्न तरीके क्या हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सौर ऊर्जा को हम किस प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं, यानी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं तरीके से उसको हम यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, सवाल ये होता है कि सौर ऊर्जा के बारे में से हमने पढ़ लिया कि क्या है, क्या उसकी चीज़ की है, क्या उसकी क्षमता है। ठीक है, और सोलर के बारे में एक बेसिक बात यह है कि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक युक्ति है। ठीक है, और उस युक्ति में हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फोटोवोल्टोइक सिस्टम। ये सब ने जानता होगा। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास पॉइंट है वो यही है कि फोटोवोल्टोइक सिस्टम के बारे में। ठीक है, फोटोवोल्टिक सिस्टम करता क्या है? ये करता क्या है कि सौर हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, हमारे पास जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उसको ये एक डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। डीसी करंट मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक करंट में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं फोटोवोल्टोइक सेल, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीवी सेल, फोटोवोल्टोइक सेल। फोटो मतलब क्या हुआ, हम फोटो वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश की ऊर्जा के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि मतलब प्रकाश में जो ऊर्जा है उसके लिए हम फोटो वोल्ट का यूज करते हैं। और वोल्टोइक मतलब वोल्टेज हुआ। ठीक है, तो अगर बहुत सारे जो फोटो वोल्टोइक हमारे पास सेल हैं उससे हम कनेक्शन करके, बहुत सारे फोटो वोल्टोइक सेल का कनेक्शन करके हम बनाते हैं एक मॉड्यूल, जिसको बोला जाता है सोलर मॉड्यूल। ठीक है, जिसको बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। इन सोलर मॉड्यूल्स को, कई सारे सोलर मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके ये कम्प्लीटली इनको हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसे बोलते हैं सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल। ठीक है, ये चीज़ें आपने जानते हो। तो पहला तरीका क्या है कि हम प्रकाश को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त करें। तो उसका तरीका क्या है कि हमारे पास एक फोटोवोल्टोइक सेल होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इस डीसी करंट जो हमको प्राप्त होता है, ठीक है, हमें जो करंट प्राप्त होता है, चूंकि वो सेल है और सेल से प्राप्त होने वाली करंट जो है वो डीसी होती है, तो हमें इसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज करते हैं कन्वर्टर। ठीक है, या इन्वर्टर की बात कह लो। ठीक है, वो क्या करता है कि डीसी को एक योग्य एसी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, केंद्रित सौर ऊर्जा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे सौर ऊर्जा जो है हमारे पास, सूर्य का प्रकाश जो है वो अलग अलग दिशाओं में है, अलग अलग जगह है। अगर हम सभी सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर लें, एक जगह कंसंट्रेटेड कर लें, तो क्या होगा, हमको एक मुश्त अमाउंट में, एक अच्छे अमाउंट में हमको ऊर्जा प्राप्त होगी या ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्टिव मिरर्स का, यानी परावर्तक दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं। वो दर्पण क्या करते हैं कि सूर्य से आने वाली दर्पण को, प्रकाश पे जब टकराती है दर्पण से, तो किसी एक खास दिशा में उसको हम केंद्रित कर लेते हैं। ठीक है, और उस खास दिशा में केंद्रित करने से बहुत सारे दर्पण लगे हैं, ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम, और सूर्य का प्रकाश मान लो आया तो सभी जगह से टकरा करके ये एक जगह पे केंद्रित हो रहा है। ठीक, कहीं से भी टकराया और टकरा करके यहाँ केंद्रित हो रहा है। तो हुआ क्या कि हमने किसी खास जगह पे बहुत सारी ऊर्जा को, ऊष्मा को प्राप्त किया। अब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं तमाम प्रकार की चीज़ों को प्रोडक्ट करने में। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि इस ऊर्जा को, ऊष्मा को हम, अगर हम इसको हीट के फॉर्म में इस्तेमाल करें और पानी को गर्म करें और उससे हम भाप प्राप्त करें, ठीक है, तो उस भाप के द्वारा हम टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं और उस टरबाइन से हम बिजली की प्राप्ति भी कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? मतलब केंद्रित ऊर्जा को अगर इतने बड़े बड़े मिरर्स लगाए जाएं जिससे सारी की सारी बहुत सारे अमाउंट में प्रकाश जो है किसी खास पॉइंट पे मिले तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर को हीट करने में, गर्म करने में, और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर हम भाप बना करके टरबाइन को रोटेट कराने में। ठीक है, एक हमारे पास ये हुआ। दूसरा है कि एक हमारे पास तरीका है कि सौर जल तापन। सौर जल तापन है क्या? देखो, सोलर वाटर हीटिंग जो है ये हम अपने आसपास गांव में या शहर में तो कम, लेकिन गांव के एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगा, जो प्राचीन काल में हम देखते थे। हम करते क्या है, हमको पता है कि जो काला रंग होता है वो प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, प्रकाश को एक अच्छा अवशोषक के रूप में इस्तेमाल करता है। और प्रकाश को जब अच्छा अवशोषक इस्तेमाल करता है तो किसी बर्तन को या किसी कंटेनर को हम ब्लैक बैरल द्वारा या ब्लैक पूरा कर दें तो किसमें वाटर को या पानी को या खाने को बनाने में या पानी गर्म करने में, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हमारे पास है जो हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का। ठीक है, अब आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास बनेगा कि सौर ऊर्जा के लाभ और सौर ऊर्जा के नुकसान। नुकसान मतलब कि क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो सौर ऊर्जा के लाभ के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं कि जैसे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं वो कॉमन है कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, कोई भी इन्वायरमेंट में जो कोई गैसेज नहीं निकलती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हर जगह आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो शहरी जीवन हो चाहे वो ग्रामीण जीवन हो। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हमको छोटे अमाउंट में एनर्जी चाहिए, सिर्फ पानी गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए, तो हमें इसके लिए कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वसुलभ भी है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इसमें उसके एडवांटेज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सोलर पैनल हमको प्रोवाइड किया जाए तो सोलर पैनल अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी भी ग्रामीण या शहरी अर्थव्यवस्था में जो लोग जीते हैं, ठीक है, उस परिवेश में जीते हैं, उनको सोलर पैनल दिया जाए और उससे उनको विद्युत के जो हमारा संकट है, गांव-गांव तक हम बिजली के तारों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या ऐसे इंटीरियर इलाके जहां बिजली 24 आवर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इससे बहुत बड़ा अमाउंट हमारा जो ऊर्जा का है वो बचेगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की बचत होगी क्योंकि सोलर पैनल द्वारा उस ऊर्जा का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, एक लाभ है कि जो कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा होने के कारण यह कभी क्षय होने वाली ऊर्जा है नहीं, हम इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह भी एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, इसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे जब तक सूर्य का प्रकाश हमारे पास रहेगा तब तक हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दिन के समय में या सूर्य की स्थिति के समय में उसका अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई कोहरा है, ठीक है, इस प्रकार का मौसम है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका बेहतर इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। ठीक है, मौसम हमारा इस प्रकार से है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसके जो उपकरण होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और बहुत नाजुक भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें सोलर पैनल हुआ, सोलर कलेक्टर हुआ जो कलेक्ट करता है, सोलर सेल वगैरह हुए। ठीक है, ये सब बहुत नाजुक होते हैं, तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये टूट जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत हाई कॉस्ट पे होती है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बहुत बड़े एरिया को रिक्वायर करता है। जैसे सोलर पैनल हमको ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए तो हमको एक बहुत बड़े एरिया पे इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो हमको करंट प्राप्त होती है वो बहुत कम अमाउंट में मिलती है। ठीक है, बहुत छोटी ऊर्जा, मतलब बहुत कम वोल्टता की हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, मौसम है, सर्दियों के मौसम में खासकर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, ये भी समस्या है। खासकर वो देश या वो स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है पहुँच पाता उस इंटेंसिटी के साथ, वहाँ इसका उपयोग लिमिटेड तरीके से हो पाएगा। ठीक, तो ये सब जो है इसके साथ फैक्टर हैं, मौसम से जुड़े हुए फैक्टर हैं, इसके कॉस्ट से बड़े जो फैक्टर, मतलब इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है इसका जो शुरुआत में अमाउंट है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटी फैक्टर, जिसको बोलते हैं क्षमता गुणक। तो कैपेसिटी फैक्टर एग्जैक्टली है क्या, मैंने बताया भी है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, जो वास्तविक विद्युत ऊर्जा हमें मिल रही है, ठीक है, और उसी समय में जो हमको अधिकतम विद्युत ऊर्जा मिल सकती है या मिलनी चाहिए, उसी का अनुपात होता है क्षमता गुणक। ठीक है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा जो हमें अधिकतम मिल रही है, इसी का रेशियो होता है क्षमता गुणक। अगर हमारा 200 मेगावाट का प्लांट है और उससे 150 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, तो 150 जो उत्पादन हो रहा है और 200 जो उसकी क्षमता है अधिकतम उत्पादन करने की, इसी का अनुपात होता है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी संयंत्र की दक्षता को ज्ञात करने में, कि कौन सा हमारा संयंत्र, पावर प्लांट या पावर स्टेशन कितना कुशल है, कितना दक्ष है, एफिशिएंट है, ये यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ये सब चीज़ों को मैंने बताया था कि किसी भी प्लांट के लिए, जैसे पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए, है ना, इन सब के लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। आप मान लो कि आपके पास आपकी जो क्षमता है वो 209 मेगावाट, जैसे उन्होंने माना है कि 209 मेगावाट की जो क्षमता है, ठीक है, इसके प्लांट की, ठीक है, कोई प्लांट है और ये 24 घंटे चलता है, 365 दिन चलता है, तो टोटल इसकी जो अधिकतम क्षमता ये हो गई, और उत्पादन हमारा इतना हो रहा है, तो इसी का जो अनुपात होगा वो हमारा क्षमता गुणक होगा। तो एक परिभाषा प्लस एक उदाहरण के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, वैश्विक ईंधन रिजर्व। वैश्विक ईंधन रिजर्व की बात की जाए तो मुख्यतः बहुत तरह के ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे। ठीक है, जैसे रिजर्व की बात की जाए तो हमारे पास प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में भी ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं। ठीक है, लेकिन अगर ईंधन की बात की जाए तो हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के ईंधन हैं। ठीक है, कोयला है, तेल है और गैस। ठीक है, ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तो मुख्यतः हमारे पास कोयला, तेल और गैस है। तो इसका बताना, इसमें लिखना आपको ये होता है कि प्रश्न पूछ लिया कि विश्व में ईंधन की क्या स्थिति है, रिजर्व की क्या स्थिति है, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व की क्या कंडीशन है। तो आपको पता है कि कोयला जो हमारे पास है, ठीक है, वो एक बहुत मुख्य स्रोत है ऊर्जा उत्पादन करने, खासकर बिजली के उत्पादन करने का बहुत मुख्य स्रोत है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोयले की बात की जाए तो पुराना डाटा के हिसाब से यूएसए के पास, चाइना के पास, रशिया के पास, इंडिया के पास भी अमाउंट में कोयला है। कोयले के 3 प्रकार मैंने बताए थे कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अच्छी कोटि कोयला होता है, बिटुमिनस जो सेकेंडरी कोयला होता है, और टर्शरी कोयला मतलब तृतीय दर्जे का कोयला जो होता है वो लिग्नाइट होता है। ठीक है, भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है। भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है, ये खासकर पूर्व के क्षेत्रों में, खासकर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार, कुछ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो दुनिया में जो कोयले के रिजर्व हैं वो अभी तक ये कहते हैं कि दुनिया में अब तक लगभग 100 सालों तक कोयला जो है अभी हम खपत है, मतलब लगभग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी रिजर्व पड़े हुए हैं 100 सालों के। हो सकता है भविष्य में और रिजर्व जल्दी ख़त्म भी हो सकते हैं, या जल्दी और सारे कुछ खादान भी मिल सकते हैं, तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तेल की बात करें कच्चे तेल में, तो कच्चे तेल में सऊदी अरब के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और भी जो देश हमारे पास तेल रिजर्व के हैं, जैसे निर्यात करते हैं, ठीक है,
तेल के रिजर्व है, वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, कनाडा है, ईरान, इराक, कुवैत, यूएसए, यूएई, रशिया। ठीक है, तो ऑयल की बात करें सब क्लासेस में डिस्कशन हो चुका है, बस यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, कोयले की बात, तेल की बात, तेल हमारे पास लगभग 50 साल के या 52 साल के तेल हमारे पास रिजर्व हैं अभी, जो भी चलेंगे। जहाँ तेल प्राप्त होगा वहीं गैस प्राप्त होगा। और गैस के दर की बात की जाए तो गैस के रूप में, ठीक है, जहाँ पे जो रिजर्व है, जहाँ पे जैसे वेनेजुएला, सऊदी, कनाडा, ईरान, इराक ये सब देशों में व्यापार की दृष्टि से बात की जाए तो तेल और गैस का व्यापार सबसे ज़्यादा जो गल्फ़ के देश हैं, ठीक, खाड़ी देशों से, जिसमें ईरान, इराक के आसपास के देश, ठीक है, यूएई, ठीक है, सऊदी, इनके पास रिजर्व है। ठीक है, और ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में मैं और कुछ आगे की चीज़ें लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।